वेलकम टू टेक कल्दी एग्जाम वंदे भारत फ्रेंड। इस वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस और थ्योरीज देखेंगे जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट अन्य एग्जाम में टीचर्स में काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास वाले बेल आइकन को दबाकर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने के बाद कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुप में सेंड करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। तो हम ईवीएस का सिलेबस देखते हैं। ईवीएस में ये 6 टॉपिक दिए हैं: परिवार और मित्र, भोजन, आश्रम, पानी, भ्रमण और वे चीज़ें जो हम करते हैं। और इस टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक दिया है। परिवार और मित्र के अंदर दिया संबंध, कार्य और खेल, पशु और पौधे। तो ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों ध्यान रखना है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, आप देखते रहिएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये परिवार और मित्र साथ में क्यों दिया है कि परिवार में ही सबसे पहले मित्र बनना शुरू होते हैं, तो इसलिए ये परिवार और मित्र साथ में दिया। अगर परिवार होगा तो संबंध भी होंगे, इसलिए इसमें संबंध दिए गए हैं। और कार्य और खेल क्यों दिया गया है, जो भी बच्चा है अगर कोई भविष्य में कार्य करने का इच्छुक है, अपने भविष्य की सोचता है, तो वो परिवार से ही देख के सोचता है। अगर परिवार में कुछ हो रहा है या फिर वो मोटिवेट होता है तो परिवार से ही होता है। और जो खेल या किसी खेल को प्रोफेशन बनाना चाहता है तो वो भी परिवार के ही प्रयास से होता है। और अगर परिवार में किसी पशु पक्षियों का, पौधों का संरक्षण करते हैं तो परिवार से बच्चे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और बच्चे को काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए ये सब इसके अंदर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं ये जो टॉपिक हैं ये किसने डिसाइड किए हैं। ये टॉपिक डिसाइड किए हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने ये टॉपिक डिसाइड किए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसने कौन सी क्लास से, 3rd क्लास से 5th तक। तो फर्स्ट और सेकंड में एनवायरनमेंट स्टडी नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में एनवायरनमेंट स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत है, जो इंग्लिश, हिंदी और मैथ जो नॉर्मल लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उन्हीं के अंतर्गत दी गई हैं। इंग्लिश और हिंदी में पोएम्स और पोइट्री एंड जो कहानी किस्से हैं उनके द्वारा। और मैथ में कैसे, मैथ में जैसे अगर कोई भी टीचर को सिखाना है तो अपने प्रांगण में ले जाकर, पार्क में ले जाकर बच्चे से पूछ सकता है कि इस पेड़ पर कितने पेड़ फल लगे हैं, कितने फूल हैं। तो वो अगर काउंटिंग करेगा तो वो मैथ उसका एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 और 2 क्लास में इन्हीं सब्जेक्ट के द्वारा एनवायरनमेंट स्टडी कराई जाती है। बच्चे का जो अवलोकन है वो किया जाता है, वो पर्यावरण से कैसे जुड़े, उसे किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। फिर 3rd क्लास से 5th क्लास के लिए ये पर्यावरण स्टार्ट किया जाता है। ये हो गया। आइए और देखते हैं। और जो एनसीएफ 2005 है इसका मुख्य मकसद कोई तकनीकी ज्ञान नहीं, तकनीकी शब्दावली से परिचित नहीं कराना है। एक सामान्य ज्ञान बच्चे को जो पर्यावरण से कनेक्ट कर सके ऐसा देना है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये मैंने जो आपको अभी बताया है ऐसा क्यों बताया है, ऐसे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। इसे देख रहे होंगे आप, मैंने कहा था ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सौरमंडल नहीं है थीम, ऊर्जा नहीं है, मौसम नहीं है, भोजन नहीं, पर भोजन है। और यहाँ परिवार ये सब थीम है, परिवार के अंतर्गत भी थीम में है। अगर उन ऑप्शन में जो ये परिवार के अंतर्गत सब थीम थी ये यहाँ होती तब भी वो गलत होता, क्योंकि थीम यही है, वो सब थीम है। और ये पाठ्यचर्या को आप पाठ्यक्रम, करिकुलम जो कहना चाहें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। ये की थी एनसीएफ 2005 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्न में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करती है। तकनीकी और शब्दावली से परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है। विषय
विषय वस्तुपरक जो ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के अनुभवों और संदर्भ से जोड़कर हस्तपरक, गतिविधि आधारित और क्रियाविधि आधारित ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी से रिलेटेड, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए? ऐसा नहीं है। पाठ्य पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से कक्षा के लिए है, ऐसा भी नहीं है। ये कोई तार्किक आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश देना, हाँ, उन्हें परिवेश से अपने पर्यावरण से कनेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के अंतर्गत निर्मित किया गया है में पौधे और पशु की जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हुए एक कारण कौन सा है? तो ये देखना है कौन सा एक कारण इसमें हो सकता है। इस बात को उभारना कि इस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष रूप से पशु पक्षियों से संबंधित हैं। बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों पशुओं के समझने में सक्षम बनाना। तो ये छोड़कर की बात कर रहा है, तो यही है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब उन्हें तकनीकी और वैसा ज्ञान देना ही नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक सहायता करना ये है। इस बात को उभारना का मनुष्य एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है, ये भी है। और ये है, ये आजीविका चलाती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर्यावरण अध्ययन की पहली थीम क्या है? परिवार। परिवार से संबंधित देखते हैं। अरस्तु का मुख्य कथन था मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी की एक मूलभूत इकाई है समाज की, वो है परिवार। और परिवार किससे मिलकर बना होता है? परिवार मिलकर बना होता है एक पिता और एक माता और उनके बच्चे। तो ये जो हम दो हमारे दो सबसे आदर्श कॉन्सेप्ट है, 2+2। और परिवार कितने प्रकार के होते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार। और जो हम दो हमारे दो हैं वो एकल परिवार के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार में बहुत सारी पीढ़ियाँ, बहुत सारे रिश्तेदार, दादी बाबा, नान दादी बाबा, बुआ, फूफा, मौसी, ये सब रह सकते हैं। और मिश्रित परिवार भी ऐसे ही बड़े होते हैं। आइए देखते हैं। एकल परिवार आकार की दृष्टि से समाज की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार के परिवार में केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकल परिवार के गुण देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास के अवसर मिलते हैं क्योंकि स्वतंत्रता होती है कि कोई पूछेगा नहीं क्या कर रहे हो क्या है, मतलब लोग कम हैं तो पूछताछ कम होगी। और गुण देखते हैं। पारिवारिक कलह की संभावना नहीं होती है। ज़्यादातर बड़े परिवारों में कलह की संभावना रहती है। कुरीतियों का अभाव रहता है क्योंकि बच्चे कम हैं तो उन्हीं पर नज़र रहेगी, तो कुरीतियों का अभाव रहेगा। नेक्स्ट, इसमें दोष देख लेते हैं। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त। जब संकट होता है या आर्थिक संकट हो तो कैसा भी, या फिर जो शारीरिक संकट हो, तो उसमें जब कम सदस्यों का परिवार है तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्या है? स्वार्थ की प्रबल संभावना होती है। इसमें स्वार्थीपन होता है क्योंकि अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। और क्या है? बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना, क्योंकि एकल परिवार में दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कमाते हैं ज़्यादातर, तो वो अपने लिए स्वार्थपर रहता है तो देखभाल नहीं कर पाएंगे। और संयुक्त परिवार देखते हैं। संयुक्त परिवार में सामान्यतः 2-3 पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। भारतवर्ष में संयुक्त परिवार अधिक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में सबसे अधिक जो संयुक्त परिवार की प्रणाली है। संयुक्त परिवार के गुण और दोष देखते हैं। गुण क्या है? परिवार के सदस्यों में नागरिक गुणों का विकास होता है क्योंकि दादा दादी ये सब उन्हें बताते हैं कि ऐसे क्या है, नागरिकता क्या है, नैतिक गुण क्या है। आर्थिक कम पर रोक लगती है, कम होता है। आर्थिक अपत्य पर रोक लगती है, किस हिसाब से क्या खर्च करना है, ये सब बाउंडेशन रहती है। घरेलू एवं बाह्य कार्यों हो तो श्रम विभाजन की सुविधा होती है। बिल्कुल सब डिसाइड होता है किसे क्या करना है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो श्रम विभाजन किया जाता है। और परिवार के सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसी मानवीय मूल्यों का विकास होता है। सभी एक दूसरे, स्वार्थ कम होता है यहाँ पर। और दोष क्या है? पारिवारिक कलह की संभावना अधिक रहती है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने उनके अपने अपने पक्ष होंगे। और व्यक्ति के विकास के लिए संपूर्ण अवसर नहीं होते हैं। ये सही बात है क्योंकि एक दूसरे डिपेंड और अपनी जो
आकांक्षा है, मनोभावना है, उन्हें दबाना पड़ता है। स्त्रियों की दुर्दशा होती है, बिल्कुल संयुक्त परिवार में स्त्रियों की जो स्वतंत्रता होती है वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। बालकों के विकास में बाधक होते हैं, क्योंकि बालकों को ये बालक ही समझते हैं, उन्हें कभी बड़ा नहीं होने देते, उन्हें जो समुदाय है, समाज है, उससे कनेक्ट नहीं होने देते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ बाप, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, यह सत्य है, और क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। अन्य असत्य क्यों है? सत्य और ऑप्शन देख ले। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है, सभी नहीं हैं इसी प्रकार के, इसलिए ये गलत हुआ। और बी देख लेते हैं, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। ये कोई बात नहीं, इंसान जैविक ही होते हैं, ये भी गलत है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण किया नहीं जा सकता। ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको बताया, हम दो हमारे दो, आदर्श परिवार वाला। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। ये परिवार के अंतर्गत ही है, महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, तो ये कैसा उदाहरण है? ये वैज्ञानिक तथ्य है? ऐसा नहीं है। ये अंधविश्वास है? ये भी नहीं है कि अंधविश्वास हो। ये मिथक है? ऐसा भी नहीं है। ये रूढ़िवादी धारणा है, ये वर्षों से चली आ रही है रूढ़ी के जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कमजोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, किसी मानव का जेंडर बतलाना कैसी अवधारणा है? जो कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये समाज ने तय किया है, ये रूढ़ियों ने, परंपराओं ने तय किया है। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि ये लड़की और लड़का भेद करना वैज्ञानिक तथ्य नहीं, इसलिए ये दोनों सही हो जाएंगे, सामाजिक और रूढ़िवादी दोनों। नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो परिवार की सब थीम है, संबंध, कार्य एवं खेल, पशु पौधे, इनसे संबंधित थ्योरीज और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें जिससे मैं और ऐसे ही सीटेट की वीडियो बना सकूं।